मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अनपढ़ और गंवार लड़की से बचपन में ही कर दी थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन गया, लेकिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उस लड़की को मैं कभी नहीं लाया। और मैंने बाद में बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, लेकिन 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सब कहने लगे कि मेरी पहली पत्नी पागल हो गई है। और फिर एक दिन अचानक मैंने उसे देखा तो जब से पुनर्विवाह की बात चली थी, तो राम की विचित्र मन स्थिति थी, शादी करे या न करे। लेकिन जब वह पारो को देखकर आए, विवाह न करने का विचार बदलने लगा था। अभी 1 साल ही बीता है पत्नी के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को ना देंगे, लेकिन पारो की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा। उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है, लेकिन मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोचकर प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वे समझदार और सुलझे हुए एवं आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूं या ना करूं? बड़ी झिझक के साथ राम ने पूछा। दोबारा नहीं राम, तिबारा। अपनी बालिका वधू को भूल क्यों जाते हो? और मैं कहता हूँ, फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, तो उसकी भी सूद ले लो। सुनकर राम खींच गया। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। उसे पागल को कैसे घर ले आऊं, जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले नाता तोड़ चुका हूं। जानकी नाम था उसका। राम तब यहीं कहीं 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा की बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते ना ना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा, क्योंकि जानकी अभी 12-13 साल की ही थी। इसलिए गोना 5 साल बाद होना तय हुआ। खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उसका पीछा छूटा। जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच राम के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी भी कभी कभार जानकी की सूद लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो राम ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गोना करने की बात छेड़ी, तो राम अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वह प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो थे ही। वह प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार पत्नी को घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्हें ऋचा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की ऋचा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर राम आनंदित हो गए। यह बात और है कि ऋचा ने कभी घर गृहस्थी का कारभार ना संभाला था। सारे काम करने के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन राम को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बस पूजा पाठ, घर के काम काज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं है, उठना बैठना नहीं है। लेकिन राम का इन बातों पर कोई प्रभाव नहीं था। वह तो बस सलीकेदार पत्नी ऋचा को पाकर मग्न थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की नजर लग गई। पिछले साल ऋचा को ऐसा बुखार हुआ कि वह ठीक ना हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर राम अकेले रह गए। घर में दोनों नौकरों के साथ 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी भी उम्र है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें सहारा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीपक भी तो चाहिए। और यह लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा। खैर, राम दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरा इंसान नहीं था। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए।
राम ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं। वैसे तो स्वाभिमानी जानकी वापिस आएगी नहीं, और आ भी गई तो ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिन में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने, यह सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद जानकी ना लौटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम को जब राम कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। राम अचंभित थे। चाय बना, नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर राम सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। मैं जानती हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, आवाज थोड़ी सख्त करते हुए राम ने, जैसे कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी, बोले, मुझे चाय नाश्ता नहीं करना। तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी। यह कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। रिचा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, नहीं कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते यह जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। राम चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वह नहीं बिताना चाहते थे। जानकी उन्हें फंसाने की फिराक में है, उसे मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात लौटे तो जानकी सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ करने के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती, जानकी ने कहा। राम से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्होंने सौभाग्य कहाँ मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी ऋचा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली कभी। वह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का खाना बना ही खाया था उन्होंने, और उसे प्यार की मिठास वह खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे। लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वह चाहते ही नहीं थे कि कहीं जानकी यह न समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वह चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए, ताकि उसे पतिव्रता से सामना ना हो। लेकिन इसको वह महसूस कर रहे थे कि दिन भर उनके दिलो दिमाग से हटती नहीं है जानकी, बल्कि चक्कर काटती रहती है। कॉलेज के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वह पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी, और यह बिल्कुल सच है कि उससे कभी उन्होंने ब्याह किया था, लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर जानकी प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या जरूरत है? राम खींच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है, घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना। अब सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज सफल नहीं हो पाई। सुबह सुबह जानकी से सामना तो होना तय था। वह चाय को लेकर बेडरूम में चली आई। राम तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने? और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है, यह तो हर रोज एक नया अधिकार का दावा कर मेरे साथ जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रयासरत रहती है। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूंगा।
आप मुझसे नजरें चुराकर क्यों बात करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले, कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार राम ने जानकी को नजर उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का प्रत्यक्ष किया हुआ था, वह वैसी बिल्कुल नहीं थी। सुंदरता में रिचा से 19 नहीं थी, नहीं उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, उसने रिचा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था। अगले ही पल राम को लगा, वह यह सब क्यों सोच रहे हैं, उन्हें क्या मतलब है? वह चाहे जैसी दिखे। चाय पीकर वह नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा। उनका पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी जानकी पूजा करके उठी है। राम के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर जानकी हाजिर हो गई। राम को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पिता के देहांत के बाद घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में ना चलाओ और ना ही इस घर को अपने अनुसार चलने का प्रयास करो। राम ने जानबूझकर सख्ती से यह बात कही थी। जानकी के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नजर नहीं आया। अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में हूँ, पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। बरसों पूजा पाठ करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा पाठ करना छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भुला बैठी हूँ। राम फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति ने कारण ही त्याग कर दिया, उस पति के लिए व्रत उपवास पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? शायद जानकी ने राम के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने उसे मौका नहीं दिया कभी। यह सब बकवास है, मुझे फंसाने और आकर्षित करने के लिए, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीना कब बीत गया राम को पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान वह महसूस करने लगा था कि जानकी की उपस्थिति उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, यह उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का, ना चाहते हुए भी वह ऋचा से तुलना करते हैं। इस तुलना में जानकी हमेशा ऋचा को पछाड़ देती है, लेकिन वह यह बात जानकी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वह तो बात बात पर कड़वी बातें कहकर उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे, लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनी रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपना नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। राम अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह हड़बड़ाकर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने आगे न देखा न पीछे, बरस पड़े उसे पर। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते हुए? मैं अनदेखा करता रहा, पर मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ रही हो? मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वह एक शब्द ना बोली, बस कमरे से निकल गई। सुबह राम की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनाने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी होगी, लेकिन नीचे उतरते ही डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। तो बेचैनी से यहाँ वहां देखने लगे, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वह कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले ही पल सोचा,
बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़े मांगूंगा। उस दिन राम कॉलेज चले गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लगा था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज थोड़ी सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वह घर लौटे तो रोजाना की तरह जानकी उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1 डेढ़ महीने से उनके आते ही जानकी को देखने की आदत पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आई? मालकिन ने बुलावा भेजा था कि वह जा रही हैं, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। आपके लिए एक पत्र छोड़ गई हैं। अच्छा, तुम 1 कप चाय बना लो। गोपाल को भेजकर राम पत्र पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं तुम्हें, समझ ही नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूं। जानती हूं तुम खुश हो गए आज मेरे जाने से, और मैं यह भी जानती हूं कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं। यह मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अगर अपने लक्ष्य में सफल हुए, खैर मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठा साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयां लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। यह सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके होंगे, तो नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिए के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारे किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुलावा भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी हैं। वह मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जानकी का पत्र पढ़ते पढ़ते राम की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। शायद यह पश्चाताप के आंसू थे। अब जानकी को वह और वनवास नहीं देंगे, और जब जानकी जैसी पत्नी हो तो दोबारा से पुनर्विवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार तो खुद जाएंगे जानकी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। शेष जीवन में पत्नी के वे सारे अधिकार देंगे जिसकी वह अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वह सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन यह बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए जानकी को ही चुना था। उन्होंने ऋचा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की थी। शायद इसीलिए ईश्वर ने ऋचा को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी तो शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता ऋचा से शादी के समय भी उनके चेहरे पर नहीं आई थी। जानकी के पास पहुंच गए और जानकी से माफी मांगी।
और बोले, चलो जानकी, अपने घर चलो। मैं आज तुम्हें तुम्हारे सारे कष्ट दिए हैं, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया, बस अब नहीं। तब जानकी बोली, देखो, मेरे भगवान ने मेरी विनती सुन ली है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना वह सुनता जरूर है, चाहे देर से सुने। जानकी आज बहुत खुश थी। जानकी राम के साथ चली जाती है और अब वह एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कहानी। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।